नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है एसएससी स्टेनो, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसका एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, पीपीएफ क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, स्किल में क्या होता है, क्या टाइपिंग स्पीड मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले एसएससी स्टेनोग्राफर जो पोस्ट होती है उसमें करना क्या होता है। ठीक है, ये एक हर डिपार्टमेंट में एक स्टेनोग्राफर, एक या एक से अधिक स्टेनोग्राफर होते हैं जो डिपार्टमेंट के वर्क को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में एक या एक से अधिक स्टेनोग्राफर होते हैं जो डिपार्टमेंट के वर्क को शॉर्ट हैंड में, एक लैंग्वेज होती है एक अलग से जो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। और साथ ही अगर हम बात कर लें इसमें पोस्ट कैसे होती है, इसमें दो पोस्ट होती है, एक ग्रेड डी की और एक ग्रेड सी की। जो ग्रेड डी की जो पोस्ट होती है वो होती है लोअर पोस्ट, होती दोनों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेकिन एक अपर होती है एक लोअर होती है, जो आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है। जैसा आप मार्क्स कलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। दोनों का जो सैलरी प्रोसेस है, जो सैलरी मिलती है वो दोनों की अलग अलग है, लेकिन होती दोनों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12वीं पास मांगा जाता है। अगर आपने 12वीं पास साइंस से की हो या फिर आर्ट्स से की हो या फिर कॉमर्स से की हो, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डाउट क्लियर, 12वीं पास आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है, सर हमारी एज 30 से 35 है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर करते हैं। जिनकी एज 18 से 27 के बीच में है, 18 से लेकर 27 के बीच में जिनकी भी एज है, तो वो एलिजिबल है एज लिमिट के हिसाब से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड सी के लिए, जो कि अपर पोस्ट होती है। और अगर हम बात कर ले ग्रेड डी के लिए, तो जिनकी एज 18 से 30 के बीच में आती है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 30 साल का जो विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आप एस टी एस सी ओबीसी से हो तो आपको अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप एस सी या एस टी से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जैसे लास्ट जो एज मांगी गई है वो, जैसे हम बात करें ग्रेड सी के लिए, लास्ट 27 एज मांगी गई है। ठीक है, अगर आप 27 के हो गए हो या फिर 28 में लग गए, एस सी एस टी की बात कर रहा हूँ मैं पहले ना, तो अगर आप 27 के लग गए या फिर 28 में हो गए, 28 साल के अगर आप हो गए तो भी आप एलिजिबल हो एज रिलेक्शन के हिसाब से, आपको 5 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। 27 में 5 जोड़ो 32, 32 साल की जो विद्यार्थी है एस टी एस सी से, वो एलिजिबल है एज रिलेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम बात कर ले ओबीसी की, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी अगर आप ओबीसी से हो, वैसे आप देख सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी है उसको 10 साल का मिल रहा है, ओबीसी को 3 साल का मिल रहा है, प्लस 3 कर दो मतलब 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, और जैसे आप मान लो, अब बात कर लेते हैं किसके लिए, एस टी एस सी प्लस पीडब्ल्यूडी से। ठीक है, एस टी और एस सी को तो 10 साल का 5 साल का मिलता ही है। ठीक है, एज रिलेक्शन। और अगर आप पीडब्ल्यू डी से भी हो तो आपको 10 प्लस और कर लो, मतलब 15 साल का आपको एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ई एस एम जो होता है, एक्स सर्विसमैन जो होता है, भूतपूर्व जो सैनिक होता है, अगर उसने 3 साल कहीं पर भी ड्यूटी की है, 3 साल कंटिन्यू 3 साल ड्यूटी की है, तो उसको 3 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलता है। बात कर ले सैलरी की, तो देखो सैलरी जो मिलती है वो अदर डिपार्टमेंट की तुलना में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर ले एसएससी सीजीएल की, ठीक है, एसएससी सीजीएल के अराउंड आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, वो भी 12th के बेसिस पे। 12वीं पास को इतनी हाईएस्ट सैलरी ओनली फॉर स्टेनोग्राफर में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो सैलरी आपको सेटिस्फाइज मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अराउंड आपकी 40 से शायद स्टार्ट होती है, 40 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, ये डाउट क्लियर। और अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, देखो विद्यार्थियों का सैलरी देखने के बाद में, एज रिलेक्शन देखने के बाद में, 12वीं पास है अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट होता है, तो उसके बाद में वो देखता है सिलेक्शन प्रोसेस को, क्या मैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फिट हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के पहले हिस्से में जो आता है वो आता है, पहला पार्ट जो है वो आपका एग्जाम, सबसे पहले आपका होगा एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में। एग्जाम के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, आपका होगा शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप स्किल देते हो उसके बाद में आता है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में
डीवी और मेडिकल होता है आपका, ठीक है। मेडिकल हर डिपार्टमेंट अलग अलग करवाता है। जैसे अगर मान लो आपने आर्म फोर्स को चूज़ किया है, डिफेंस वाली पोस्ट को सिलेक्ट किया है, तो आपको मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है। ये सबसे ज़्यादा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का इसी टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो मेन मेन पॉइंट है एग्ज़ाम की, हमने आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी। टोटल आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसमें आपको मैथ देखने को नहीं मिलेगी। आपके जो सिलेबस में है वो मैथ का टॉपिक नहीं है। अगर आप मैथ से डरते हो या फिर आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये जॉब रह सकती है, ठीक है। सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में आपकी इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और जीएस आएगी। इंग्लिश जो आपकी होगी 100 नंबर की होगी। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट इसमें इंग्लिश का होगा। जो इंग्लिश से डरते हैं उनको इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो भी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो 100 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 50 नंबर की आपकी जीएस होगी, जनरल स्टडी होगी, और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। डाउट क्लियर? इसमें भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर देना। और जो सिलेबस रहने वाला है और जो आपका पेपर रहने वाला है वो 12th बेसिस पे रहने वाला है। ज़्यादा टफ पेपर आपका नहीं होता है। इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम। इजीली जो इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। एग्ज़ाम आसानी से आप पास करते हैं और कट ऑफ भी इसकी हाईएस्ट इतनी नहीं जाती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में। देखो, एग्ज़ाम करने से पहले आपको हर विद्यार्थी का ये डाउट होता है कि हमें कितने मार्क्स लाने कंपलसरी है, मतलब इतने मार्क्स लाने पर हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपके, मैं मिनिमम बता देता हूँ आपको ना, मिनिमम अगर आपके 200 में से 160 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सेफ समझो ग्रेड सी के लिए भी आपको ना। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे स्कोर 2020 का भी देखा है, 2022 का भी देखा है। उसमें क्या है, जिनके भी विद्यार्थियों के नंबर 160 प्लस है वो 50 के अंदर आ रहे हैं, टॉप 50, ठीक है। टॉप 50 के अंदर 160 प्लस में ही टॉप 50 में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो आपको 160 नंबर लाने की, 160 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो आपको 200 नंबर की करनी चाहिए, तभी आपके उसके 10-20 नंबर कम आएंगे। आपको कोशिश तो पूरी की पूरी करनी है। ऐसे नहीं कि आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट उतने ही करने जितने आपको आ रहे हैं, कि नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर फंडा है, ठीक है। बात होगी सेफ स्कोर की। आपको 160 प्लस लाने की तो डेफिनेटली कोशिश करनी है। कोशिश कब करोगे, जब आप पढ़ के जाओगे, तैयारी बढ़िया करोगे, ठीक है। तो तैयारी ध्यान दो। अब बात कर लेते हैं, एग्जाम के बाद में आता है आपका स्किल टेस्ट। अराउंड 2 से 3 महीने बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड का, ठीक है। उसमें क्या होता है वो भी सुन लीजिए। उसमें क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में आपको स्किल, आपको पेन कॉपी दे देंगे। पेन कॉपी देने के बाद में आपके लिए माइक पर 10 मिनट की डिक्टेशन ऑन कर देंगे, ठीक है। जिसे आप सेलेक्ट करोगे इंग्लिश या फिर हिंदी फॉर्म फिल करते समय, तो उसके हिसाब से आपकी डिक्टेशन होगी। जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय स्किल का जो ऑप्शन है उसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी जो डिक्टेशन होगी, जो शॉर्ट एंड टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। और हिंदी सेलेक्ट किए तो हिंदी में होगा। उसमें होता क्या है, 10 मिनट के लिए डिक्टेशन ऑन कर देते हैं, स्पीकर ऑन कर देते हैं। और आपको, अगर आपने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो एक बार तो आपको ग्रेड सी के हिसाब से 100 वर्ड पर मिनट पर, 100 वर्ड पर मिनट मतलब 1 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने होंगे शॉर्ट हैंड में, ठीक है। ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में लिखना है। लिखने के बाद में 10 मिनट डिक्टेशन ऑन रहेगी, 10 मिनट तक डिक्टेशन जारी रहेगी, उसके 10 मिनट तक आपको लिखना है, ठीक है। और जैसे ही वो स्पीकर डिक्टेशन ऑफ हो जाए, उसके बाद में आपका होगा स्किल का। मेन तो हो गया। अब जो होगा, आपको जो भी आपने लिखा है, जो भी डिक्टेशन आपने लिखी है शॉर्ट हैंड में, उसको आपको समझ कर कंप्यूटर पे टाइप करना है, ठीक है। इसके लिए आपको अराउंड 50 से 60 मिनट मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग मिलता है टाइम। इंग्लिश के लिए कम मिलता है, हिंदी के लिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, ठीक है।
तो ऐसे आपका स्किल टेस्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले 2023 की जो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसमें उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 अगस्त के बाद में स्टार्ट होगा। आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त 2023 को आपका नोटिफिकेशन आएगा एसएससी स्टेनोग्राफर का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर 2 अगस्त से तो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। नहीं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म 2 अगस्त से स्टार्ट नहीं, 2 अगस्त से तो आपका नोटिफिकेशन आएगा। 2 अगस्त को तो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको डिटेल दी गई होगी। ठीक है। एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम तो आपका लास्ट अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को, ठीक है, लास्ट अक्टूबर या फिर 1 नवंबर में आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम भी आपका 3 से 4 दिन होता है, ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो थोड़ी कम मात्रा में भरी जाते हैं अदर एसएससी की जो वैकेंसी होती है उसके हिसाब से। ठीक है। पोस्ट की बात कर ले तो 3,000 यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अराउंड बता रहा हूँ मैं आपको, 3,000 के आसपास आपको पोस्ट मिल सकती है देखने को। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 3,000 पोस्ट में हमारा सिलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 3,000 पोस्ट जो है एसएससी स्टेनोग्राफर में बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आप 2020 की देखोगे तो वहाँ पर 600 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है। तो 600 के हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो जो भी 12th पास है और जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है हमारे समझाने के बाद में भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और आप अपना कमेंट क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।